देखिए, हमारा जो देश है इंडिया, वहाँ के 40% जो मुख्यमंत्री है उस पर क्रिमिनल केस है भाई। और यदि कोई स्टूडेंट पढ़ने वाला है और उसको नॉर्मल केस भी लग जाए तो उसको समझिए कि नौकरी सरकार देगा नहीं, कहेगा कि नहीं तुम अब नौकरी देश में करने लायक नहीं हो, इस तरह के उस पर आरोप लगाएगा ये। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हमारा देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उसमें से 40% जो मुख्यमंत्री है उस पर एक क्रिमिनल केस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो भी वो वह कुर्सी पर क्या है, आराम से बैठा हुआ है, कोई उसको बोलने वाला है नहीं। और देखिए 40% पर तो क्रिमिनल केस ऑलरेडी है ही, और जो 33% है उस पर किडनैपिंग, रिश्वतखोरी जैसे गंभीर आरोप लगे हुए हैं अभी वर्तमान में। अब ये कौन बताया है कि कितना आरोप लगा हुआ है, सब अभी बताता हूँ। और पूरे हिंदुस्तान में जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं उसमें से जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं सबसे ज्यादा माने 89 मामले उन पर दर्ज हैं। सोच लीजिए इतना बड़ा ये क्रिमिनल आदमी अभी तेलंगाना जैसे राज्य का ये चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। अभी सब मैं आंकड़ा दिखाता हूँ कि किस पर कितना मामला है, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, कैसे पता लगता है कि किस पर कितना मैंने मामला दर्ज है। और देखिए सब बता देता हूँ। करा देश के 30% जो मुख्यमंत्री हैं हमारे इंडिया में, उनमें 12 यानी 40% मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 10 यानी 33% पर हत्या की कोशिश, किडनैपिंग और रिश्वतखोरी जैसे गंभीर केस हैं। तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर अभी कौन है, रेवंत रेड्डी हैं। इन पर सबसे ज्यादा 89 मामले अभी रिपोर्ट दर्ज किए गए हैं इन पर। जो चुनाव सुधार के लिए काम करने वाले एक एनजीओ है उसका नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, शॉर्ट में बोलते हैं एडीआर। एडीआर क्या है, इसका काम क्या है, क्या ये देश में क्या चीज मैंने ऐसा कर पाया है जिसके कारण इसका रिपोर्ट देश में सबसे ज्यादा मैंने ट्रस्टेबल है, विश्वसनीय है, क्या कर दिया है ये, उस सब अभी पहले मैं एडीआर के बारे में भी बता देता हूँ। अब सोच लीजिए इतना हमारे देश में जो पढ़ लिख रहा है चुपचाप रहता है, और जो अनपढ़ है या मान लिया आपराधिक मामले वाले हैं तो वो अपना देश में राज कर रहा है, सत्ता संभाल रहा है। देखिए ये मैंने यह जो रिपोर्ट आया है ऐसे समय में आया है जब सरकार 3 बिल लाई है जिनमें गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिनों के लिए गिरफ्तार किए गए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद के लिए आयोग माना गया है। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूँ कि जो हमारे गृह मंत्री ने 130वां जो संविधान संशोधन विधेयक यानी जो बिल अभी टेबल पर रखे हैं उस पर विपक्षी दल कितना उन पर मैंने आरोप लगा रहा है कि किस तरह से देश में मतलब कि विपक्षी पार्टियों को हटाने की कोशिश कर रहा है। कोई भी मामला में किसी भी चीफ मिनिस्टर को 30 दिन तक जमानत न मिलेगा उसकी कुर्सी चला जाएगा। और ये बात कितनी चालाकी से गृह मंत्री ने कहा है कि उसमें विधायक हो गया यानी एमएलए और जो एमपी है उसको शामिल नहीं किया है। मतलब इसको भी शामिल कर देना चाहिए था कि जो भी एमएलए एमपी 30 दिन तक जमानत नहीं मिलेगा उसको चुनाव लड़ने ही नहीं दिया जाएगा भाई। तो जबकि सिर्फ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जो मंत्री हैं उनके लिए ये कहा गया है। अभी देखिए एडीआर ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मौजूदा जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके हलफनामों का एनालिसिस करके यह रिपोर्ट तैयार किया है। डेटा से पिछला चुनाव लड़ने से पहले दायर हलफनामों से ये लिया गया है। अभी मैं आपको बता देता हूँ एडीआर की पूरी कहानी, क्योंकि एडीआर ही क्या करता है, ये रिपोर्ट निकालता है, समझ गए ना। और इसी को मतलब कि ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर जगह ये इसी की रिपोर्ट को ट्रांसपेरेंसी मानते हुए माने कि इसका रिकॉर्ड पेश किया जाता है। सबसे पहले तो एडीआर ये सरकार का कोई संगठन इंस्टीट्यूशन है नहीं, एडीआर एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट है ये, और यही रिपोर्ट जारी करता है। ये कैसे इसका रिपोर्ट की इतनी मतलब कि वैलिडिटी माना जाता है वो सभी आपको बता देता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले जो एडीआर है इसका स्थापना जो है 1999 में जो आईआईएम जो अहमदाबाद है
उसको प्रोफेसर मिलकर एडीआर की स्थापना किया था। और जो वहाँ के प्रोफेसर थे उनको ये मानना था कि भारत की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें सबसे बड़ी समस्या है क्या चीज, दागी नेताओं और पारदर्शिता की कमी है भाई, इसके लिए कहा गया है। इसीलिए एडीआर का मुख्य उद्देश्य क्या है, सबसे पहले चुनाव सुधार यानी इलेक्टोरल रिफॉर्म, दूसरा ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिक्स यानी राजनीति में पारदर्शिता, और तीसरा है भ्रष्टाचार पर रोक। ये मेन इसका 3 मोटिव रहता है कि हम यही को रिपोर्ट मैंने निकालेंगे। एडीआर के बड़े केस आपको मैं बताता हूं और इनकी क्या उपलब्धियां हैं वो सब अभी आपको जानकारी दे देता हूं। सबसे पहला जब इसका मामला आया 2002 में, सुप्रीम कोर्ट का ये हिस्टोरिकल डिसीजन था। एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और एडीआर ने कहा कि हर उम्मीदवार को अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड, साथ में संपत्ति, देनदारियां और शिक्षा की जानकारी एफिडेविट में देनी चाहिए। ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा और सुप्रीम कोर्ट की ने इनकी एडीआर की बात को स्वीकार कर लिया और मान लिया। तब से हर प्रत्याशी को नामांकन के साथ एफिडेविट देना अनिवार्य हो गया। सोच लीजिए ये कितना बड़ा रोल निभाया ये सबसे, मतलब कि ये। दूसरा इन्होंने क्या उपलब्धि पाया कि 2003 में राजनीतिक पार्टियों पर इनकी नजर थी। एडीआर ने राजनीतिक दलों की फंडिंग, चंदा का मुद्दा उठाया कि भाई ब्लैक मनी जो है उसको व्हाइट मनी करने का ये सबसे बड़ा एक रोल हमारे देश में निभा रहा है कि जिसकी सरकार आ जाएगा फिर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर लेगा ये। तो आप चंदा कहाँ से आ रहा है, किस पार्टी को कितना, उसको भी बताइए। अभी ऑलरेडी चंदा कितना किस पार्टी को मिल रहा है सबसे ज्यादा, वो सब अभी बताता हूँ मैं आपको। जो आज जो रिपोर्ट प्रकाशित हुआ उसमें बताया गया है कि किस पार्टी को कितनी डोनेशन दिया गया, इसमें एडीआर का क्या योगदान है। फिर तीसरा इन्होंने मामला उठाया 2008 में, जो मतदाता जागरूकता अभियान लाया। एडीआर के कहने पर ही माई नेता .इन्फॉर्मेशन नामक वेबसाइट बनाया गया और इस पर हर प्रत्याशी को पूरी प्रोफाइल देनी पड़ती है। क्रिमिनल केस कितना है, आपके पास संपत्ति कितनी है, शिक्षा क्या है, आम जनता देख सकती है कि हमारे देश का इतने बड़े लीडर जो हैं उनकी क्या एडुकेशन है, क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है, कितने उनके पास एसेट है, सब वो अपने आप को हाफी डिपिट में बताना पड़ेगा भाई, रिकॉर्ड देना पड़ेगा। अब कोई भी वोटर चुनाव से पहले ये जान सकेगा कि जो हमारा उम्मीदवार है उसकी छवि क्या है। तीसरा चौथा इन्होंने 2013 में भी मामला एडीआर ने उठाया, वह जो मामला था कॉरपोरेट चंदे का मामला था। एडीआर ने कोर्ट में याचिका दी कि राजनीतिक दलों को फंडिंग पारदर्शी नहीं है। इसके बाद चुनाव आयोग और सरकार पर दबाव पड़ा और कॉरपोरेट डोनेशन से जुड़े नियम कड़े कर दिए गए। फिर हाल ही की रिपोर्ट में मैं बता देता हूं, एडीआर समय समय पर रिपोर्ट जारी करता है। जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, कितनों पर अभी केस हैं, मुख्यमंत्री या मंत्रियों की संपत्ति और अपराध से जुड़ी जो जानकारियां होती है वो दिया जाता है। और राजनीतिक पार्टियों की सालाना जो फंडिंग रिपोर्ट ये भी दिया जाता है। इस तरह से एडीआर का महत्व आप समझ सकते हैं कि एडीआर ने भारत की राजनीति में जनता का हक मजबूत किया है। पहले जनता सिर्फ नेता की बात सुनकर वोट देती थी, अब जनता एडीआर की रिपोर्ट देखकर तथ्यों के आधार पर भी वोट करती है। अब मैं बता देता हूं कि अभी जो मुख्यमंत्री हैं 12, वह किस पर कितने मामले क्रिमिनल का केस रिकॉर्ड है। तेलंगाना सीएम पर सबसे ज्यादा क्रिमिनल का केस लगे हुए हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये है हमारे महाशय तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, इन पर 89 मामले अभी दर्ज हैं। उसके बाद देखिए एमके स्टालिन जो डीएमके हैं उन पर 47 क्या है रिपोर्ट दर्ज है क्रिमिनल के। चंद्रबाबू नायडू जो अभी एनडीए के सहयोगी दल के ये माने की सहयोगी दल है, ये जो टीडीपी से इनका पार्टी है, चंद्रबाबू नायडू ये आंध्र प्रदेश के अभी चीफ मिनिस्टर हैं, इन पर भी 19 क्रिमिनल केस लगे हुए हैं ऑलरेडी अभी। उसके बाद कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया, उन पर 13 भी क्रिमिनल केस हैं। जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं ये महाशय ये हेमंत सोरेन, जेएमएम इनकी पार्टी है, 5 क्रिमिनल केस हैं इन पर भी। और देवेंद्र फडणवीस जो भाजपा से ही हैं, इन पर भी 4 मने क्रिमिनल केस हैं।
जो कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह, उन पर भी 4 क्रिमिनल केस हैं। पिनराई विजयन पर भी 2 केस हैं। जो केरल के चीफ मिनिस्टर हैं सीपीएम से, मालेश भगवंत मान, इन पर भी एक क्रिमिनल केस लगे हुए हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं। अब देखिए, जो गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है उनकी जो आय है वह 233% बढ़ गया भाई, दोगुना नहीं 233%। सोच लीजिए इतना मने कि किसी का संपत्ति बढ़ता है। कराए 2 जुलाई 2025 की एक रिपोर्ट जिसमें एडीआर ने ये बताया कि देश में नाम मात्र के वोट पाने वाले रजिस्टर जो गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां हैं उनको क्या है कि आय 2022-23 में 223% बढ़ गई। देश के 2764 रूपी पार्टियां इतनी, मतलब कि रीजनल पार्टियां हैं, यानी गैर मान्यता राजनीतिक पार्टियां हैं इतना। इनमें से 73% से ज्यादा ने अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड सार्वजनिक ही नहीं किया है। बाकी 739 रजिस्टर गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां ने अपना रिकॉर्ड साझा किया। रिपोर्ट में इन्हीं पार्टियों को एनालिसिस किया गया है। रिपोर्ट में ये पता चला है कि गुजरात की ऐसी 5 पार्टियां जिनकी कुल आय 2316 करोड़ रुपये रही, इनमें एक साल की आमदनी 1158 करोड़ थी, जबकि बीते 5 साल में 3 चुनावों में इन्होंने सिर्फ 22,000 वोट मिले हैं बस। देखिए, गुजरात जो है सर्वाधिक चंदा पाने वाली पार्टियां भारतीय नेशनल जनता दल, इसकी कमाई की मात्रा अभी तक वोट पड़ा 11,496 और 957 करोड़ कमाई। इस तरह से गुजरात के 5 पार्टियां जिसकी कमाई इतना बढ़ा है। सोच लीजिए भाई किस पर कितना क्रिमिनल केस है, कितना आपराधिक केस है, तो भी वह किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर का मतलब समझिए उस राज्य का वह क्या है, मालिक है, राजा है। और पढ़ने वाला झुनझुना बजाते रहिए, अपना कहेगा कि चलो भाई 4th ग्रेड A ग्रेड में नौकरी करो, सैल्यूट मारो नेताजी का।